नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन जंग में अब एक ऐसा दौर में आ चुका है जिसके बारे में साफ दावा किया जाने लगा है कि इसका फैसला अब या तो परमाणु युद्ध से होगा या फिर रूस की एक बड़ी हार से होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन ऐसी हैं जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि स्थिति इतनी ज़्यादा विस्फोटक हो चुकी है जिसका अंदाजा शायद दुनिया को नहीं था। अभी हैरानी करने वाली बात यह है और हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 36 घंटे पहले जो कुछ हुआ उसके 12 घंटे के बाद पुतिन की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो धमकियां दी जा रही हैं, उसके बाद से ट्रंप के ऑफिस में सन्नाटा पसर गया है। आखिर पुतिन के तेवरों को देखकर, उनकी तैयारियों को देखकर ट्रंप को क्यों लगने लगा है कि उन्होंने गलत मौके पर रूस पर भारी प्रतिबंध लगा दिए हैं। यहां पर जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से आ रही हैं, जो वॉर एक्सपर्ट्स दावे कर रहे हैं और टॉम हॉक को लेकर जो क्रूज मिसाइल है अमेरिका की, उसको लेकर जो अब दावे किए जा रहे हैं वो ऐसे हैं कि अब या आर या पार की जंग होगी। आपको पहले 3 से 4 मुख्य खबरें आपको बता देते हैं, फिर हम एक-एक पॉइंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली खबर यह है कि पुतिन ने 2-2 कह दिया है कि अगर रूस के ऊपर अमेरिका और नेटो ने मिलकर किसी भी तरीके का हमला किया या उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश की, तो रशिया की तरफ से एक ऐसा तगड़ा जवाब दिया जाएगा जो कल्पना से परे होगा। दूसरी बात पुतिन ने बोली है बिल्कुल क्लियर कट और सीधा-सीधा ट्रंप को धमकी दी है कि देखिए, रशिया युद्ध बिल्कुल नहीं चाहता है। रशिया नहीं चाहता है कि हमारे बीच में बातचीत ना हो। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि या तो आप हमसे बातचीत कर लो, वरना युद्ध का रास्ता आपके लिए विनाशक होगा। पुतिन ने कभी भी इस तरीके से तेवर मीडिया के सामने से नहीं दिखाए थे, जो उन्होंने करीब 18 घंटे पहले मीडिया के सामने कहा है। ऐसे में स्थिति ये है कि जो ज़ेलेंस्की हैं, जो एक ख्वाब पाले हुए हैं कि उनको टॉम हॉक मिसाइल मिलेगी और वो रशिया में 2500 से 3000 किलोमीटर तक हमला करेंगे, उसके ऊपर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप अब पुतिन की नई धमकी के बाद ये हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें दें? क्या पुतिन से लड़ने का एक कहते हैं ना खौफ या कहना चाहिए जोखिम उठा सकता है अमेरिका और नेटो? इसके ऊपर 2-3 तरीके के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया ने जो अपने तेवर दिखाए हैं उसमें 2-3 चीजें कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ बयानबाजी नहीं है, कोई धमकी नहीं है, उसके ऊपर उसने सीधा-सीधा दिखाया है कि रशिया अब क्या करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि पहली बार इस तरीके की मीडिया और में खबरें और तस्वीरें आई हैं कि पुतिन बैठे हुए हैं और जो रशिया की चीफ के रशिया की जो आर्मी के चीफ हैं, यानी कि जो उनकी मिलिट्री फोर्स के जो चीफ हैं, गेरिसिमोव, उनके सामने एक पूरा परमाणु ड्रिल हो रही है जिसमें यार्स जैसी मिसाइलों को दागा गया है, जो आईसीबीएम मिसाइलें हैं रशिया की और पूरी तरीके से परमाणु युद्ध करने में माहिर मानी जाती हैं। आप ऐसे समझ लो कि जो आईसीबीएम यार्स मिसाइल है उसको जब छोड़ा गया तो वो कामचाट का एक महाद्वीप है रशिया के अंदर, वहां तक पहुंची है। यानी कि लगभग पूरा रशिया पार करते हुए वो उस जगह पे पहुंची है जहां पे उसने जाके हिट किया है। तो रशिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है अमेरिका को और नेटो को और यूरोप को, जो ये समझ रहे थे कि पुतिन जो हैं वो हंगरी में बात करने के लिए उतावले हैं। हम आपको बता दें, हमारे बहुत से दर्शकों को पता है, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि इस अगले हफ्ते, यानी कि जो अगला हफ्ता आने वाला है, उसमें दावा किया जा रहा था कि हंगरी के बुदापेस्ट के अंदर ट्रंप की और पुतिन की एक बहुत बढ़िया मीटिंग होने वाली है और उसमें यह तय हो जाएगा कि रशिया को कितने इलाके पे कब्जा मिलेगा और रशिया को कहां कंप्रोमाइज करना होगा और कौन सी चीजें यूक्रेन के हाथ से चली जाएंगी। लेकिन यहां पर खेल कर दिया जर्मनी ने, फ्रांस ने और ब्रिटेन ने। जैसे ही 2 से ढाई घंटे पुतिन की बात हुई, और मजे की बात है, कब कब हुई पुतिन की बात? पुतिन की बात ठीक उसी वक्त हुई जब जेलेंस्की प्लेन में बैठे हुए थे और वो वॉशिंगटन जा रहे थे अमेरिका से बात करने कि आने वाले दिनों में युद्ध का क्या रूप रहेगा, युद्ध विराम को लेकर क्या करेंगे, हमारा समझौता क्या होना चाहिए। तो उस वक्त वॉशिंगटन से अधिकारियों की रशिया के अधिकारियों से बात हुई और उसमें यह बात सामने आई कि जो पुतिन है वो ट्रंप से एक फाइनल बात करना चाहते हैं ताकि ट्रंप कोई बड़ा फैसला लेने से पहले रशिया का पक्ष अच्छी तरीके से जान लें। ऐसा दावा किया जाता है कि जब तक जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचते और ट्रंप से मीटिंग करते, उसके बीच में जो 2 से ढाई घंटे का वक्त था, उस वक्त में ट्रंप और पुतिन की एक जबरदस्त फोन पर बातचीत हुई और उस बातचीत का नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने मीडिया के सामने आके ये बोला कि मेरी पुतिन से बहुत ही शानदार बात हुई है, बहुत ही प्रोडक्टिव बात हुई है और 2 से ढाई घंटे की बातचीत में हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम हंगरी में अगले हफ्ते एक मीटिंग करेंगे पुतिन के साथ। ये ट्रंप का बयान था। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ये बयान आया और पुतिन ने अपनी तैयारियां शुरू की, तो पता चला कि रूस के विदेश मंत्री को पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले
मार्को रूबियो जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं उनके साथ एक मीटिंग करनी थी और उसके बारे में दावा किया जा रहा था कि उसकी लोकेशन को लीक नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों ही टॉप कहते हैं वहां के मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं। और मार्को रूबियो को और जो सरगेई लावरोव थे उनकी जब मीटिंग होने की बात आई तो अचानक क्या हुआ, ट्रंप के तेवर बदलने लगे और अंदर ही अंदर एक नया खेल हो गया। खबर यहां तक आई है कि कुछ खुफिया इनपुट मिला अमेरिका को कि जितना रशिया अपने आप को ताकतवर दिखा रहा है, जितना रशिया अपने आप को मजबूत दिखा रहा है, हकीकत में वो उतना मजबूत नहीं है। अगर ट्रंप चाहें तो पुतिन से बिना समझौता करे उसको बैक कर सकते हैं, उनको पीछे ढकेल सकते हैं। ये ऐसे दावे खुफिया रिपोर्ट्स में किए गए। इसके आधार पर सबसे पहले क्या हुआ कि जो मार्को रूबियो विदेश मंत्री थे, विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने अपनी जो मीटिंग थी सरगेई लावरोव के साथ उसको कैंसिल कर दिया। और ये मीटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इसी में वो पॉइंट टू पॉइंट और मिनट टू मिनट मीटिंग के तय होने थे कि किस मुद्दे पे कितनी बात होगी, ट्रंप किस मुद्दे को उठाएंगे, किसको नहीं उठाएंगे, पुतिन किस बात को कहेंगे, किस बात को नहीं कहेंगे। उस मीटिंग का कबाड़ा करके रख दिया ट्रंप की जिद ने और ट्रंप के लालच ने। ट्रंप ने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने ये अनुमान लगाया, यहां पे आपको बता दें खेल क्या चल रहा है, ये बात मैं आगे आपको बढ़ाता हूं। असल में चाहे अमेरिका हो चाहे रशिया हो, दोनों ये तय करने की कोशिश में है कि अगर हम इस जंग को रोकते हैं तो हमें क्या मिलेगा। यहां ट्रंप इस युद्ध में सीधे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो अमेरिका का है। अमेरिका चाहता है कि अगर हम रशिया को उसका मनमाफिक इलाका यूक्रेन का दिलवा दें तो उसको क्या मिलेगा। अभी तक का जो फायदा हुआ है अमेरिका को वो ये हुआ है कि यूक्रेन में मौजूद 500 अरब डॉलर के जो दुर्लभ खनिज हैं वो रशिया ने, रूस ने, वो अमेरिका ने अपनी झोली में डाल लिए हैं, यानी कि वो ट्रंप की मुट्ठी में आ चुके हैं। अब ट्रंप चाहते हैं कि अगर रशिया 5 इलाकों पे, 5 प्रांतों पे अगर अमेरिका के वो यूक्रेन के कब्जा कर लेगा तो हम क्या करेंगे, हमें क्या फायदा होगा। यहीं पे बात फंस रही है। तो उन्होंने सबसे पहले यह अंदाजा लगाया कि अगर हम रशिया की लड़ने की क्षमता को कम कर दें तो उससे क्या होगा कि पुतिन है उनके ऊपर एक दबाव आएगा और वो मजबूर हो जाएंगे कि ट्रंप की बहुत सी बातों को मानने के लिए या ट्रंप के साथ डायरेक्ट डील करने के लिए। इसीलिए ट्रंप ने आखिरी मौके पर ऐलान कर दिया कि मैं हंगरी में ऐसी किसी भी मीटिंग में पुतिन से बातचीत बिल्कुल भी नहीं करूंगा जिससे यह साबित हो जाए कि जो अमेरिका है वो पुतिन के दबाव में आ रहा है। ट्रंप ने यह भी बोल दिया कि मुझे लगता है ये एक फिजूल की मीटिंग होगी और हम क्यों वक्त बर्बाद करें पुतिन के साथ एक ऐसी मीटिंग करने में जिसका कोई नतीजा नहीं निकल सकता। ट्रंप आमतौर पर ऐसे जो बयान देते हैं वो दूसरे विपक्षी नेता के ऊपर एक दबाव बनाते हैं मनोवैज्ञानिक तरीके से, और ट्रंप ने यही चाल पुतिन के साथ चली। लेकिन ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि पुतिन जो है वो इस बयान के कुछ ही घंटों के बाद कुछ ऐसे बड़े कदम उठा लेंगे जो अमेरिका, नाटो, यूरोप के लिए सीधा सीधा थ्रेट या उनके लिए खतरा पैदा कर देंगे। ट्रंप ने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने एक न्यूक्लियर वॉर ड्रिल करवाई और उसमें उन्होंने यह साबित कर दिया कि चाहे समंदर से उनकी परमाणु पनडुब्बियां हो और चाहे जमीन से उनको परमाणु मिसाइलें दागने की जरूरत पड़े या आसमान से उनके TU-95 जैसे बमवर्षक हैं वो परमाणु मिसाइलों को दागने के लिए, वो परमाणु बम गिराने के लिए तैयार हो, तो इसको उन्होंने साबित करके दिखा दिया है कि वो रूस जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और कैपेबल है। इसीलिए जो यार्स मिसाइल का इस्तेमाल किया रशिया ने वो ये दिखाने के लिए किया कि हम 15 से 20 हजार किलोमीटर की दूरी आराम से तय करके परमाणु हथियारों से अमेरिका के चीथड़े उड़ा सकते हैं। और इसीलिए ट्रंप ने क्या बोला, ट्रंप से पुतिन ने यह बोला कि याद रखिए कि हमारी इस धमकी को आप कोरा मत समझिएगा, हम निश्चित तौर पर आपसे बातचीत चाहते हैं और युद्ध जो है वो अच्छा विकल्प नहीं है, लेकिन अगर युद्ध होगा तो इतना गंभीर और घातक होगा जिसको आने वाली सदियां याद रखेंगी। यहां तक कि पुतिन ने यह भी बोला है कि याद रखिए कि हमारी जो क्रूज मिसाइलें हैं, जो कहते हैं ना बहुत ही नीची उड़ान भर की जो अटैक करती हैं, वो कुछ क्रूज मिसाइलें उनके पास ऐसी हैं जो अमेरिका तक आसानी से हमला करेंगी। यहां ICBM तो करेगी रशिया की, लेकिन उन्होंने क्रूज मिसाइल की कैपेबिलिटीज को भी दिखाया है, क्योंकि क्रूज मिसाइल को पकड़ना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए सबसे चैलेंजिंग होता है और इसी के लिए इसमें रशिया को महारत हासिल है। यहां पे खबर हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रंप हैं उन्होंने पहली बार पुतिन को इतना ज्यादा, कहते हैं ना, मानसिक रूप से परेशान कर दिया है या इतना मजबूर कर दिया है कि अब वो सीधी जंग के ऊपर उतर आए हैं। अब जंग को लेकर जो जर्मनी है उसके जो फ्रेडरिक मर्ज हैं चांसलर, उन्होंने बोला कि यही मौका है कि हमें रशिया की जो अलग अलग यूरोप में जो संपत्तियां हमने जब्त की थी 2022 में उसको पूरा नीलाम किया जाए और उसको या तो उस पर कब्जा किया जाए और उन संपत्तियों को बेचकर उससे जो पैसा मिले वो यूक्रेन को दिया जाए ताकि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो, वो हथियार खरीदे। इधर जेलेंस्की को लग रहा है कि अगर रूस के ऊपर इतने बड़े प्रतिबंध अमेरिका ने पहली बार इस तरीके से लगाए हैं तो यूरोप पूरा जो है
वो भी रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए और इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बताएं कि जो रोसनेफ्ट रूस की जो एक बड़ी तेल कंपनी है और ल्यूकोवाइल, ये दो बड़ी तेल कंपनियां हैं जो रशिया का 50% जो तेल है उसका उत्पादन करती हैं और विदेशों में बेचती हैं। अब दिक्कत ये है कि रशिया के ऊपर जिस तरीके के प्रतिबंध ट्रंप ने लगाए हैं, वो दो तेल कंपनियां नहीं हैं, उन दो तेल कंपनियों से 36 छोटी कंपनियां जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो रशिया का जो 50% जो तेल है, जो ईंधन है, जो विदेशों में जाता है और पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है उसके ग्राहक, उसके ऊपर एक बहुत कहते हैं ना बुरी तरीके से एक पेच फंस गया है। लेकिन पुतिन ने बोला कि याद रखिए कि रशिया के ऊपर आपने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका हमारे ऊपर वैसा असर नहीं होगा जैसा कि अमेरिका और यूरोप समझ रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से हम पे असर होगा, लेकिन रशिया है उसने अपनी जड़ें इस तरीके की जमा रखी हैं कि वो विदेशों पे ज्यादा निर्भर नहीं है, वो अपने हिसाब से अपनी सारी चीजों को मैनेज कर लेगा। लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी है कि याद रखिए कच्चे तेल के जो दाम हैं वो $100 पार कर जाएंगे बहुत जल्द और पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, क्योंकि अब रशिया एक ऐसे एक दो कदम उठाने जा रहा है जो आर्थिक वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं और परमाणु वॉर की जो कहते हैं ना परमाणु जंग के माहौल की तरफ बढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब पुतिन जो है वो अब अपने पत्ते खोलने लगे हैं। पुतिन का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उसको सबसे पहले रशिया ने साथ देने की बात बोली है और उसने बोला है चीन ने कि जो रशिया के ऊपर आपने प्रतिबंध लगाए हैं वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों की आप धज्जियां उड़ा रहे हैं ट्रंप। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप पुतिन को दबा लेंगे या कुचल देंगे तो आप भूल जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पुतिन ने यह भी बोल दी है कि अगर टॉमहॉक मिसाइल रशिया के ऊपर दागी गई या अमेरिका ने उसको दी और इसकी भनक भी अगर रशिया को लग गई तो याद रखिए कि पोलैंड, जहां पे बताते हैं कि टॉमहॉक के बहुत सारे लॉन्चर मौजूद हैं और वो एक नेटो देश है, अमेरिका का बहुत अच्छा अलाई भी है, उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि अगर ऐसा जरा भी हुआ तो याद रखिए टॉमहॉक शायद इतनी जल्दी यूक्रेन नहीं पहुंचेगी, लेकिन रूस की मिसाइलें जो हैं वो पोलैंड में मौजूद टॉमहॉक के जो लॉन्चर्स हैं उनको कहते हैं ना उड़ा देंगी। ऐसा रशिया बिल्कुल क्लियर कट बोल चुका है। और एक चीज बड़ी हैरान करने वाली बात है कि 18 घंटे के अंदर पहले पुतिन ने अपना कहते हैं 24 घंटे के अंदर पुतिन ने अपनी परमाणु क्षमताएं भी दिखा दी, परमाणु फोर्स को भी उतार दिया। दूसरा, उन्होंने ट्रंप को सीधी सीधी धमकी दे दी कि आओ अगर हिम्मत है तो युद्ध करके देख लो। और तीसरा इंपॉर्टेंट ये किया कि जो नेटो देश लिथुआनिया है उसके अंदर अपने जंगी जेट भेज दिए। अब आप देखिए सिर्फ 18 सेकंड के लिए लुधियाना के अंदर रूसी जेटों ने प्रवेश किया और उसकी कहते हैं ना सीमा से गुजर गए। इस 18 सेकंड के अंदर जो रूसी जेट थे उन्होंने लगभग 750 से 800 गज की दूरी, 800 मीटर की दूरी उन्होंने तय की। तो आप मान के चलिए कि 1 किलोमीटर भी अंदर नहीं उड़े, उतनी देर में नेटो के हाथ पांव फूल गए और उन्होंने रशिया के इस एक्ट को कहते हैं ना वॉर एक्ट मान के बोल रहे हैं कि हम रशिया से इसका जवाब मांगेंगे। उनके कहते हैं ना राजदूत को तलब करेगा लिथुआनिया, उनसे पूछेगा कि आखिर उनके जेट हमारे यहां अंदर कैसे आए। अब सवाल उठता है कि रूस को सुखोई 30 वहां भेजने की क्या जरूरत थी, उसको IL-76 जो ईंधन भरने वाले टैंकर हैं वो लुधियाना में भेजने की क्या जरूरत थी। असल में जब भी इस तरीके की कोई हरकत होती है किसी भी देश की तरफ से तो उसका क्लियर कट चैलेंज होता है सामने वाले दुश्मनों को कि देखिए आपकी जो रेंज है, हमारे आपकी जो सीमाएं हैं वो हमारे उसके अंदर आती हैं और हम जहां चाहेंगे जब चाहेंगे वैसा अटैक करेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या रशिया इतना कैपेबल है कि एक ही बार में अमेरिका, नेटो और यूरोप इन सारी कंट्री से मिलकर एक साथ लड़े? क्योंकि अभी के वक्त में 41 से ज्यादा देश जो हैं वो यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। जब अमेरिका, यूरोप और सारे देशों की मिलकर लड़ाई होगी तो यह संख्या लगभग 80 से ज्यादा हो जाएगी। तो क्या रशिया इतना कैपेबल है कि वो 75 से 80 देशों से एक साथ लड़े? क्या ऐसा संभव है कि रशिया एक ऐसा युद्ध कर दे जो दुनिया को ही खत्म कर दे? वॉर एक्सपर्ट का साफ कहना है कि ट्रंप की बेवकूफी के चक्कर में पुतिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका है कि अब वो किसी भी कीमत पर ट्रंप को से आर या पार की बात करेंगे कि या तो यूक्रेन का वो इलाका हमें पूरा दे दो जो हमने आपके सामने मांगे रखी हैं। हम आपको बता दें रशिया पहले ही बोल चुका है कि पूर्वी यूक्रेन के जो 5 बड़े हिस्से हैं वो हमको चाहिए ही चाहिए हैं, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और अभी की जो हालिया रिपोर्ट आई हैं और जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं जो जंग का पूरा हिसाब किताब लगाती हैं कि कहां कितना नुकसान हुआ, उसके हिसाब से 2025 में अब तक 90,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि यूक्रेनी सैनिकों का आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। जबकि हैरानी की बात यह है कि सितंबर महीने में ही 447 वर्ग किलोमीटर का इलाका रशिया
जो है वो यूक्रेन का नए इलाकों को कब्जा कर चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर 30 दिन के अंदर 447 वर्ग किलोमीटर का इलाका यूक्रेन का सितंबर के महीने में रूस कब्जा कर चुका है, तो अब तक वो कहां पहुंचा होगा। और आपको पहले से पता है कि रशिया क्लेम करता है कि वो 27% इलाका यूक्रेन का कब्जा कर चुका है। ऐसे हालात में आप कैसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप कह रहे हैं पुतिन से कि आप अपने घर जाइए, अपनी सेना को वापस बुलाइए, अपने परिवारों में सैनिक वापस जाएं और यूक्रेन का पूरा इलाका छोड़ दें और उसके बाद सीजफायर हो जाएगा। तो ये ऐसा हुआ कि जैसे कह रहे हैं 1338 दिन हो गए। आज को अगर हम दिन को मिला लें तो 1338 दिन हो चुके हैं रूस यूक्रेन युद्ध को, यानी कि 44 महीने से ज्यादा का वक्त जो है वो रूस यूक्रेन जंग को हो चुका है। और इस और अभी तक यही नहीं पता चल रहा है कि युद्ध रुकेगा या और भड़केगा। लेकिन जो पुतिन के 5 या 6 बयान तड़ातड़ एक के एक पीछे आए और उनका जो तमतमाता चेहरा मीडिया के सामने आया है, वो साफ बता रहा है कि पुतिन जो है वो अब अपना सब्र खो चुके हैं। एक चीज और है, वॉर एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रशिया को जिस तरीके से घेरा गया, जिस तरीके से उसको उकसाया गया, उसके हिसाब से देखा जाए तो पुतिन ने बहुत ही शांत दिमाग से काम लिया है। कई ऐसे मौके आए जब लग रहा था कि रशिया एक बहुत बड़ा अटैक कर देगा, लेकिन रशिया ने बहुत ही लिमिटेड हिसाब से, बहुत ही अलग तरीके से उसने हमले किए हैं। अगर ज़ैपोरिज़िया परमाणु प्लांट की बात करें तो एलिगेशन लगे रशिया के ऊपर कि वो एक परमाणु धमाका करना चाहता है ताकि पूरा यूरोप जो है वो संकट में आ जाए। लेकिन रशिया ने वहां भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी अपनाई जिसका जवाब यूक्रेन भी नहीं दे पाया और अमेरिका भी नहीं दे पाया। अब ट्रंप की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि वो चाहते हैं कि वो अब तक दुनिया के 8 युद्ध रोक चुके हैं और 9वां युद्ध जो रूस यूक्रेन युद्ध है वो उसको शांत कर दें। लेकिन दिक्कत क्या है कि ट्रंप दोनों हाथों में लड्डू चाहते हैं। एक हाथ में वो चाहते हैं कि चलो इस साल नहीं तो अगले साल मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाए, और दूसरा वो चाहते हैं कि अगर यूक्रेन तबाह हो रहा है तो कम से कम तबाह यूक्रेन में उनको कुछ, जैसे नहीं कहते कबाड़ में से भी कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश करता है। तो ट्रंप जो है वो युद्ध के एक बहुत बड़े कबाड़ी बन के सामने आए हैं, जो उसमें से भी कहते हैं ना कुछ कफन में से भी पैसा निकालना चाहते हैं जो लाशों से भरा पड़ा है। और यही वक्त है कि ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन के कुछ हिस्सों से उसको ऐसी डील रशिया की तरफ से मिल जाए जिससे उसका फायदा हो, क्योंकि ट्रंप को अच्छी तरीके से पता है कि पूर्वी यूक्रेन जिसके ऊपर रशिया ने अपना क्लेम कर लिया है या कंट्रोल कर लिया है या कब्जा कर लिया है, वो खनिजों से भरा पड़ा है। और पुतिन को लगता है कि अभी उन्होंने जो 500 अरब डॉलर की डील की है जेलेंस्की को दबाव में डालकर दुर्लभ खनिज की, उससे कई गुना ज्यादा जो खनिज हैं वो रशिया के हिस्से में चले जाएंगे। तो यही जो लड़ाई जो चल रही है ना दुर्लभ खनिज की, चाहे वो चीन से हो, अब तो चीन से भी स्टार्ट हो गई है, टैरिफ वॉर उसी के ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो जो लालच है ट्रंप का वो ये है कि इस युद्ध से मेरा क्या फायदा होगा, और इस चक्कर में उन्होंने सोचा कि हंगरी में मैं फंस सकता हूं। पुतिन कह देंगे देखिए आपने हमें बोला था और हम आए, अब आप नहीं मान रहे। तो ट्रंप ने जो हंगरी का जो अपना शिखर सम्मेलन था वो इसीलिए रद्द किया है कि वो ट्रंप पुतिन को दबाव में डालकर एक ऐसी डील करना चाहते हैं जिसमें अमेरिका का फायदा हो। मैं आपको अगले 24 से 26 घंटे के अंदर इस युद्ध से जुड़ी कुछ ना कुछ एक बड़ी खबर जरूर बताने वाला हूं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि मॉस्को जो है उसने अपने परमाणु फोर्स को बेलारूस से के उन बॉर्डरों पे भी पहुंचा दिया है जहां से पोलैंड और यूक्रेन की सीमाएं लगती हुई हैं। और ऐसे स्ट्रेटेजी को बनाया है कि अमेरिका अगर सप्लाई भी करता है, अगर सीधे युद्ध में भी उतरता है तो उसको पोलैंड का सबसे ज्यादा सहारा लेना पड़ेगा। और पोलैंड जो है वो इस वक्त रशिया की जो हिट लिस्ट है उसमें टॉप पर आ चुका है, क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी जो है वो काफी दूर हैं, उनका मामला यहां से नहीं आता। लेकिन पोलैंड नेटो का एक ऐसा देश है, अमेरिका का एक ऐसा अलाई है जो रूस के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और इसीलिए पुतिन ने अपना जो पूरा फोकस है वो नेटो देशों के जो बॉर्डर हैं, 6 नेटो देशों के जो कहते हैं ना करीब 1500 जो किलोमीटर की जो एक सरहद है उस पर लगभग 6 नेटो देश आते हैं रशिया के साथ। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया है, जो 1500 किलोमीटर का इलाका है उसमें जो 6 नेटो देश हैं उसको फोकस कर दिया है रशिया ने। और खास तौर से जो पोलैंड है, लिथुआनिया है, ये ऐसे देश हैं जो हमेशा रूस के लिए एक सिरदर्द रहे हैं। और इसीलिए रूसी फोर्स जो है वो चाहे बेलारूस की तरफ से हो, चाहे रशिया के बॉर्डर की तरफ से हो, और चाहे कुर्स्क जो पश्चिमी रूस का इलाका है चाहे वो इलाका हो, वहां से उन्होंने अपनी मोर्चेबंदी बहुत मजबूत कर ली है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए कि अभी तक की जंग में क्या सिचुएशन है, तो ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जमीन पर जो है वो पुतिन जो है वो मजबूत पकड़ दिखा दे रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल पावर के रूप में पेपरों के ऊपर अगर किसी की पावर दिखाई दे रही है तो वो अमेरिका और नेटो देशों की दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल उठता है कि कागज का शेर कौन साबित होगा, क्या रूस या फिर अमेरिका, नेटो और यूरोप? ये आने वाले
कुछ घंटों में या कुछ दिनों के अंदर साबित हो जाएगा। जो भी अपडेट होगा उसके साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। आप इस पूरी टिप्पणी के ऊपर अपनी टिप्पणियां जरूर करिएगा, क्योंकि आपका ज्ञान को और बढ़ाता है और इस ज्ञान की हमारे दर्शकों को बहुत जरूरत है और एनालाइज करने के लिए मुझे भी इसकी बहुत सख्त जरूरत है।